अच्छा जी, बेटा जी आज स्टार्ट कर लेते हैं बायो को। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बायो है हमारी। और इसके अंदर हमारा पहला जो चैप्टर है, इसका नाम है सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि सेल्स जो हैं दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है। होता क्या है कि ये क्यों कहा जाता है कि सेल्स बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, जैसे एक बैटरी होती है, एक बड़ी बैटरी होती है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे सेल्स मिलके एक बड़ी बैटरी हमारे उसमें बनाती है। उसी तरह सेल्स बायो में मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि वो किस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मौजूद है। ठीक है, हमारे पास आ गए, जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है अमीबा की, पैरामीशियम की, यूग्लिना की। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसी तरह सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और वो यूकैरियोटिक भी हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर बेटा अगर न्यूक्लियस एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के तौर पे मौजूद है तो वो यूकैरियोटिक होगा, अदरवाइज वो प्रोकैरियोटिक होगा। समझ आ गई यहाँ तक? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होगा? अप्रोकैरियोट्स में बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। सिंपल एक उनका न्यूक्लियर जो आप कह लें कि जो उनका जेनेटिक डाटा है, डीएनए वगैरह, वो फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर सिंपली। उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है साइटोप्लाज्म से। हाँ, कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है कि बेसिक लाइफ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पहले पता होनी चाहिए। रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। अब इनकी तरफ आते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मूवमेंट है, यानी कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। ठीक है, तो अब प्लांट्स मूव नहीं करते? नहीं, प्लांट्स तो मूव नहीं करते। मूव करते हैं। ठीक है, उनकी जो जड़ें हैं वो स्पेसिफिकली पानी की तरफ मूव करती हैं, जबकि लीफ जो है वो सनलाइट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इवन ग्रेविटी के अगेंस्ट जो इसकी मूवमेंट है प्लांट के ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ठीक, खैर मतलब कि ठीक। मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आगे रेस्पिरेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेशन इज द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। इसमें एनर्जी बनती है। होम्योस्टेसिस है, यानी कि बैलेंस रखना बॉडी के अंदर। ठीक है, किस आप तरह का बैलेंस? देखें जैसे वार्म ब्लडिन है, हम वार्म ब्लडिन है, उस सूरत में बाहर अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे भी चला गया है फॉर एग्जांपल, तो हमारी बॉडी जो है इसका एक सेट टेम्परेचर है इंटरनल 37 का, ये उसी पे रहना चाहिए। अदरवाइज हमारे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, डीनेचरेशन हो जाएगी उनकी। ठीक है, और हमें और भी बड़े मसले मसाइल आएंगे। तो ये होम्योस्टेसिस है। इसके अलावा पानी के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए आप यूरिन वगैरह की तरफ जाते हैं। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद ग्रोथ है। ऑब्वियसली सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन है, अपने जैसे मजीद एक स्पीशी में प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक्सक्रीशन है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को रिमूवल। ठीक है, एनिमल्स का तो साफ जाहिर है एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, प्लांट्स में भी ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स अपने जो लीफ नहीं होते उसके अंदर वेस्ट को डाल देते हैं, और साल बाद आटम आता है, खजां आती है, उसमें उसको गिरा देते हैं। तो जो लीव्स में नहीं डालते। वो अपनी बार्क के उसमें वो सर्कल्स में ना डालते हैं, अपने वो जो तना होता है उसका। ठीक है, ट्रंक होती है ठीक ट्री की, उसके अंदर आपने देखा होगा वो सर्कल्स लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब वो जो सर्कल्स हैं वो बेसिकली उसके साल को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, इतने साल का हो गया ट्री। तो बेसिकली वो होता ही है कि वो हर साल वो जो डेपोजिशन कर रहे होते हैं ना अपने वेस्ट मटेरियल की, तो उसकी वजह से वो लेयर बन जाती है। ठीक है, जी। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन भी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिविंग थिंग को फूड तो चाहिए, तो फूड किसी भी तरीके से वो हासिल करेगा फिर। ठीक है, एनिमल्स का तो साफ जाहिर है तो। इंजेक्शन करते हैं, हाँ। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई जो है वो अब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं बैक्टीरिया के अंदर फिर हमारे पास। ठीक, तो ये चीज है। ठीक। उसकी तरफ आएंगे हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर लेक्चर्स में। अच्छा, उसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं सेल थ्योरी की। अब सेल थ्योरी बेसिकली क्या है, ये तीन मेजर पॉइंट है बायो के जो कि एक सेल को ना डिफाइन करते हैं और एक सेल के बारे में हमें बताते हैं। थ्योरी का आपको पता है, थ्योरी और लॉ और हाइपोथेसिस में फर्क क्या होता है, ये तो जी। पता है ना आपको, ये आपने पिछले सालों में पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे वो कहता है कि रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंसदान था 1665 के अंदर, उसने कॉर्क
कॉर्क क्या होता है? ये वुड की एक टाइप है, जो बोतलों के वो ढक्कन, वाइन बॉटल्स के ढक्कन और वो इस जो तरह के। शैंपेन के हाँ ढक्कन जी पे जी आती है। बिल्कुल भाई। तो वो कॉर्क है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कॉर्क को थिनली स्लाइस किया, एक बारीक सी उसकी स्लाइस ली। उसको जब अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उसने ये जिस तरह की आपको ये नजर आ रहे हैं, आपकी बुक में भी बने हुए हैं, ठीक है, कॉर्क सेल्स हैं, ये उसको नजर आए, ठीक है। तो उसने इनको सेल्स का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास दो साइंसदान है, श्लीडन और शवान, ठीक है। ये दोनों, एक जर्मन बॉटनिस्ट था और एक जोलॉजिस्ट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अंडर जो है माइक्रोस्कोप वेरियस काइंड ऑफ सेल्स जो है उनको डिस्कवर किया। और एक ने प्लांट्स को ज़ाहिर स्टडी किया बॉटनिस्ट ने, और जो जोलॉजिस्ट था उसने एनिमल सेल्स को डिस्कवर किया स्टडी था। किया। वेरी गुड। डिस्कवर नहीं किया, स्टडी किया। डिस्कवर तो पहले ही हो गए हुए थे, उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। जैसे क्या था कि श्वान जो है इसने बताया कि एनिमल सेल जो है ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, तो लिहाजा इस वजह से ये प्लांट के डिफरेंस है, इसका प्लांट सेल डिफरेंट है एनिमल सेल से। अब आप बोलेंगे कि सर प्लांट सेल भी तो होता है, मेम्ब्रेन तो उसकी भी होती है। तो बेसिकली होता ही है कि जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल भी होती है ना आउटसाइड, ठीक है। तो जो, एनिमल्स में नहीं होती। हाँ, तो जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है उसकी बात चल रही है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? जी। इसमें कोई मसला मसाइल आपको? नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद 1885 में साइंसदान आया जी, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, उसको ये फिरको भी कहते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने जो अमीनस सेलुलाए ई सेलुलाए की जो आप कह लें कि जो एक स्टेटमेंट है इसको प्रूव किया। इसका मतलब क्या होता है अमीनस सेलुलाए ई सेलुलाए? इसका मतलब ये होता है कि न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक जो है, नए वाले आएंगे वो पुराने से ही आएंगे। पुराने से ही आएंगे। बेसिकली अब माइटोसिस तो पड़ी हुई है ना मिटोसिस में, जी। वो वाला कॉन्सेप्ट है। सही है। उस टाइम पे ये चीज इतनी डिटेल में तो वाजिया नहीं थी, लेकिन पता था, ठीक है, कि जो पुराने नया है वो सेल्स पुराने से ही से ही आएगा। नए सेल आते हैं। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तीन प्रिंसिपल्स आ गए हमारे पास, तीन जो असूल हैं सेल थ्योरी के, वो इस तरह से हैं कि नंबर वन, सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है लिविंग थिंग्स का, ये पहली बात हमने कर ली। दूसरा ये कि सारे ऑर्गेनिज्म वन और मोर सेल्स के बने होंगे, ये भी बात हमने कर ली। और तीसरा ये है कि जो नए सेल्स हैं वो आ रहे हैं किधर से? पुराने पुराने सेल्स जब से। डिवाइड होंगे। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैलिडेशन, कि ये पॉइंट्स क्या ये एक्चुअली होल्ड करते हैं अपने आप को, प्रूवन भी है। प्रूव करते हैं कि नहीं करते, उसका वो इस तरह से करता है, उसको बयान कहता है। नंबर वन ये है कि सेल जो टिश्यू से रिमूव कर दिया जाएगा तो वो शॉर्ट टाइम तक ना खुद एग्जिस्ट कर सकता है। ओके। वो कैसे? वो बेसिक यूनिट है ना लाइफ की, अच्छा अच्छा अच्छा। उससे यानी कि नीचे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सेल के लेवल पे लाइफ पॉसिबल है। तो अगर आप उसको टिश्यू से सेपरेट भी कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के लिए जिंदा रह रहे हैं। अब कुछ टाइम के लिए क्यों रह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो उसको आप उतनी न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो लॉन्गर टाइम्स के लिए जिंदा रह रहेगा। समझ आ गई? जी। तो कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली फॉर शार्प पीरियड्स ऑफ टाइम, ये बात हो गई, ठीक है। नथिंग स्मॉलर देन अ सेल हैज बीन फाउंड टू बी एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली। इवन आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं उसको। जी। लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया बजाते खुद सर्वाइव नहीं कर सकता आउटसाइड द सेल, ठीक है, वो सेल में सेल के होगा अंदर ही तभी। सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो सेल से नीचे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सेल तक सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। समझ आ रही? जी। तीसरा पॉइंट हो गया, कहता है कि ये फ्रांसेस्को रेडी और लुइस पास्चर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे ये पता चला कि स्टीराइल और सील्ड कंडीशंस में सेल को ग्रो नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। कि सेल्स को उसको ग्रो अगर करवाने के, न्यूट्रिशन। हाँ वेरी गुड, सेल्स को ग्रो करवाने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और वो वही अमीनो सेलुलाई ई सेलुलाई वाली बात है। यहाँ तक समझ आ रही? जी। उसको एक प्रॉपर मेथड चाहिए माइटोसिस करने के लिए भी। देखें उसको, उसने डुप्लीकेशन तो करनी है ना हर चीज की, हाँ जी। ऐसे तो ना डिवाइड कर देना, ये कोई जायदाद तो नहीं है कि दो बच्चों में डिवाइड हो जाएगी। जी जी उसने वो और अपना डीएनए डुप्लीकेट होगी रेप्लिकेशन और। बिल्कुल सारा, डॉक्टर सेल फिर बनेगा उसके बाद। अच्छा, अब एक्सेप्शंस किधर आती हैं? एक्सेप्शंस तो हर चीज में है ही है, अब ये चीज आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अभी वायरसेस हैं, ठीक है, तो वायरसेस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी। उसकी वजह ये है कि वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग,
ये तो आपको पता है ना। यस। ठीक है, कि वायरसेस जो हैं दीज आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग नॉन थिंग्स। लिविंग थिंग्स। दीज आर कंसिडर्ड एज ए सेलुलर, इनकी सेलुलर मशीनरी नहीं होती, ये तो आपको पता है। ये जी। करते क्या है वायरस, ये बेसिकली जाता है सेल के अंदर, उसको हैक करता है और उसकी मशीनरी से अपने आप की कॉपीज बनाता है, तो ये होस्ट को यूज करके होस्ट को यूज करके। जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल, वरना नहीं। वरना नहीं। आउटसाइड तो बिहेव डैडी करते हैं ना, सेल से आउटसाइड ये डैडी बिहेव करता है। उसके बाद वायराइड्स, प्रियॉन्स, ये भी वायरस ही है। ठीक है, आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स लैक न्यूक्लियाई। बेसिकली आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल्स ये क्या है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब सेल्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, उनकी जाइलम वगैरह के अंदर और ये इसके अंदर। इनका जो फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है, वो बेसिकली ये है। अब आरबीसीज का सिर्फ एक सिंपल फंक्शन है, और वो ये है कि इन्होंने ब्लड को कैरी करना है। इन्होंने क्या करना ब्लड को कैरी करते है, ब्लड को नहीं, ऑक्सीजन। तो अब आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल्स हैं, ठीक है, ये इनमें न्यूक्लियाई नहीं होता, ये भी एक्सेप्शंस हैं। अब आरबीसीज बेसिकली क्या है, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, हैं। जी समझ जी। आ रही है ना। तो रेड ब्लड सेल जो है ये एनिमल्स में होते हैं, इनका एक बेसिक फंक्शन है, सिर्फ पूरी जिंदगी इसी के लिए ट्रेन करते हैं, पूरी जिंदगी नहीं, 4 महीने की होती है, ठीक है। एक ही फंक्शन के लिए ट्रेन है, और वो क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। होमोग्लोबिन में। वेरी गुड, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसको फिर न्यूक्लियस चाहिए ही नहीं। तो क्यों नहीं ये चाहिए, वो फंक्शन ही एक है। वो अपना फंक्शन वैसे ही पूरा कर बस रहे वो हैं। कर रहा है, 4 महीने की उसके पास है वो अपना सारा सिस्टम चलाने के लिए, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह। उसके बाद उसने वैसे ही मर जाना है। ठीक हो गया। उसको फिर रिसाइकल किया जाएगा, उसकी हीमोग्लोबिन को रिपर्पज किया जाएगा, नए सेल में डाला जाएगा, और फिर से 4 महीने की स्टोरी चल पड़ेगी। ओके हो गया। यस। उसी तरह सीव ट्यूब सेल्स हैं बेटा, ये इनका कोई काम नहीं है, सिंपल ये बस फूड और वाटर को अपने अंदर से गुजारते हैं, मोस्टली इनमें से डेड हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको फिर वो चाहिए ही नहीं कुछ भी, इस वजह से ये डिवाइड नहीं कर सकती। यहाँ तक समझ आ रही है। जी। ऑल्सो ये बात भी याद रखनी है, डिवीजन के लिए न्यूक्लियाई होना जरूरी होता है। हाँ जी, उसमें डीएनए वगैरह वेरी हो गया। गुड, डीएनए होता है। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, लैक्स हेल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनमें भी मतलब ये चीजें नहीं होती, ठीक है। डीएनए अलोन फॉर्म्स द क्रोमोसोम एंड लाइज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, जो आगे हमारी बात नहीं हो रही थी। वो प्रोकैरियोट्स वाली। वेरी गुड, ठीक है, प्रोकैरियोट्स वाली के न्यूक्लियस जो है वो इनमें नहीं होता, वेल डिफाइंड। इनमें सिंपली डीएनए मैटर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। यस। तो बेसिक प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरिया। उसके बाद कोइनोसिटिक हाइफे हैं, कोइनोसिटिक हाइफे हैं फंगस के। तो कहता है वो मल्टी न्यूक्लियड होते हैं। अब कोइनोसिटिक क्या होता है बेसिकली, नॉर्मल हाइफे जो होते हैं ना, उनके अंदर हमारे पास सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल वॉल्स होती हैं जो हाइफे को डिवाइड करती हैं मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है कि, अब कोइनोसिटिक में से ना वो सारी वो सेंटर वाली वॉल्स को रिमूव कर दें आप, तो एक ही लंबा सा कह लें सेल बन गया हाइफे के तौर पे। तो उसमें काफी सारे और न्यूक्लियस न्यूक्लियस आ तो फिर होंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ना, मल्टीपल सेल्स एक लाइन में पड़े हुए हैं, तो आप उन सब की जो बाउंड्रीज जो आपस में जुड़ रही हैं, उन सब बाउंड्रीज को खत्म कर दो, तो ये एक ही लंबा सा बन गया ना सेल। जी। तो फिर न्यूक्लियस और वो वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म वो तो सारा मल्टीप्लाई होगा ना फिर, इस वजह से मल्टी न्यूक्लिएट है वो। यहाँ तक समझ आ रही है। यस, ये तक क्लियर है। उसके बाद प्रोटोजोन जो है कहता है आर नॉट सेलुलर बट दे आर ए सेलुलर, देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स पे आगे एक पूरा चैप्टर आएगा इंशाल्लाह ताला। ओके हो गया। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी तक। सुबह इंशाल्लाह माइक्रोस्कोप्स को स्टार्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी को। और इंशाल्लाह ताला अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।